आदित्यपुर गांव के जंगल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और आदित्यपुर गांव में राजेश नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। और उसी गांव में किशन और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों जंगल से फूल लाकर गांव में और शहर में बेचा करते थे। अरे मोहन, आज जंगल में फूल तोड़ने नहीं चलोगे क्या? अरे चलूंगा चलूंगा, रुको आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। फिर वो दोनों जंगल में फूल तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियाँ काट कर नहीं लाई जाती, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे देना। हाँ तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? तुम खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियाँ? अरे मोहन, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे ओ किशन, तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, समझे? तुम अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइए माँ जी, दरअसल मोहन ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का अच्छा है। आपके लिए लकड़ियाँ काट कर मैं ला दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो दोनों लकड़ियाँ और फूल जमा कर लेते हैं। किशन, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम उस बूढ़ी माँ के लिए लकड़ियाँ क्यों जमा कर रहे हो? अरे गुस्सा मत करो मोहन भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेचारी वो बूढ़ी माँ इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? काहे का बेचारी बूढ़ी माँ, वो तो बहुत चालू है, सबसे ऐसे ही मांग मांग कर अपना काम चला लेती है। अरे तो मोहन, उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, चलो अब जल्दी से, उनको देरी हो रही है। फिर वो दोनों लकड़ियाँ और फूल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे माँ जी, मैं आपकी लकड़ियाँ कहाँ पर रखूं? बेटा, तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम बहुत अच्छे से अपनी बातों में लोगों को फंसा लेती हो और अपना सारा काम निकलवा लेती हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलती हूँ जो मेरी मदद कर सकता है। बकवास मत करो बूढ़ी माँ, ये तो किशन थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर किशन बूढ़ी माँ के घर में लकड़ियाँ रख देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राजेश बेटा, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो। बोले माँ, लेकिन आप इन सब के बदले मुझे क्या दोगे? क्या आपके पास पैसे हैं? राजेश बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकती हूँ। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बूढ़ी माँ, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, इस बार ये सब संभव नहीं है। बूढ़ी माँ, मुझे माफ कीजिए। राजेश बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकती, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? बूढ़ी माँ, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ, लेकिन माँ जी, अगर सामान बेचकर पैसा न मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बूढ़ी माँ। राजेश की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर बूढ़ी माँ फिर से राजेश की दुकान पर जाती है, तो बूढ़ी माँ को देखकर राजेश बहुत गुस्सा हो जाता है। बूढ़ी माँ, आप फिर से आ गई यहाँ, पर मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे अरे बेटा रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फिर बूढ़ी माँ उसे एक चांदी का सिक्का दे देती है। अब तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, क्यों नहीं, ये तो चांदी का सिक्का है। कहाँ मिला बूढ़ी माँ? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा। फिर बूढ़ी माँ सामान लेकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन राजेश के यहाँ जाता है। अरे क्या हुआ राजेश भाई, वो बूढ़ी माँ तुमसे आज भी मुफ्त में सामान ले गई क्या? तुम सब लोग पता नहीं क्यों पागल हो, जो सब उन्हें ऐसे ही सामान दे देते हो। अरे नहीं नहीं मोहन भाई, वो बूढ़ी माँ मुझे रोज एक चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और उसके बदले थोड़ा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं उन्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है उन बूढ़ी माँ के पास कोई गुप्त धन पड़ा है, नहीं तो भला उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आएगा? क्योंकि जब मैंने उन्हें मुफ्त में सामान देने से मना कर दिया था तो वो खाली हाथ ही लौट गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से वो रोज अपने साथ चांदी का सिक्का लेकर आते थे। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उनके पास कोई गुप्त धन है। राजेश की ये सभी बातें सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है। ठीक है, चलो राजेश, मैं अपने घर चलता हूँ, मुझे कोई काम याद आ गया।
मोहन बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। क्या हुआ जी? आज आप ऐसे अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है राधा, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अरे आप क्या मुझे मूर्ख समझते हो? एक बार आप मुझे बताकर तो देखो। अब जल्दी बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है जंगल में जो बूढ़ी माँ रहती हैं, वो रोज राजेश को चांदी का सिक्का देकर जाती हैं और बदले में थोड़ा सा ही सामान लेकर जाती हैं। मैं सोच रहा था कि उनके पास चांदी का सिक्का कहाँ से आता है, और राजेश मुझे ऐसा कह रहा था कि जरूर उनके पास कोई न कोई गुप्त धन है। अरे वाह, अगर हमें उस धन के बारे में पता चल जाए तो हम एक ही दिन में माला माल हो जाएंगे। अरे लेकिन ये होगा कैसे? मैं कब से यही सोच रहा हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। आज ही आप उस बूढ़ी माँ के पास रहने के लिए चले जाओ और उसकी सेवा करो। देख लेना, थोड़े दिन में वो आपसे खुश होकर वो आपको खजाने के बारे में जरूर बता देगा। अरे वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है तुमने। और अब तो वैसे भी उस बूढ़ी माँ के दिन आ गए हैं, वो कभी भी टपक सकता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन जल्द ही जंगल की ओर निकल जाता है। बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया है। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से आपके सारे काम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, जैसा तुम चाहो। अब तुझे पता चलेगा बूढ़ी माँ कि तेरा पाला किससे पड़ा है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, अगर आप मुझे इजाजत दे देते हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? माँ जी, मुझे आपके पास आए पूरा 6 महीना हो गया है, लेकिन आप मुझे जो सामान लाने को सिक्का देते हो, वो सिक्का आपके पास कहाँ से आता है? क्या आपके पास कोई खजाना है? अरे बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये सब बस भगवान की दया है, जिसके कारण अपनी सारी जरूरत पूरी हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ, तो काफी दिन बीत चुके हैं, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो आप मुझे उस खजाने के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अब तो आपकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं रहती। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मेरे ऊपर बस भगवान की दया है और भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। अरे वो बूढ़ी माँ मुझे तेरी सेवा करते इतने दिन हो गए, फिर भी तू मुझे खजाने के बारे में नहीं बता रही। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तेरी सेवा कर रहा हूँ। तुझसे जब भी खजाने के बारे में पूछता हूँ तो कोई न कोई बात कहकर टाल देती हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन किशन जंगल में फूल तोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उसे बूढ़ी माँ की आवाज आती है। अरे यहाँ कोई है, जरा मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर किशन बूढ़ी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ जी, बताइए क्या परेशानी है? मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। मेरी अब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है और मेरा पानी का मटका भी खाली है। तो तुम उसे नदी से भर कर ले आओ और मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर किशन घड़ा लेकर नदी की ओर चला जाता है और जल्दी से पानी भरकर वापस लौट जाता है और बूढ़ी माँ को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बेटा, मैं कई दिनों से प्यासा था, तुम्ही ने मुझे पानी पिलाया है और इस पूरे गांव में केवल एक तुम ही हो जो मेरी सच्चे मन से सेवा करते हो, मेरे हर काम में मेरी मदद करते हो। बाकी जो भी मेरी मदद करता है वो अपने स्वार्थ से करता है, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो राजेश बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया तो पता नहीं मैं अब कब स्वर्ग की ओर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मेरे घर के पीछे वाले जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक जादुई मटका रखा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना और हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना, और इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी लालच मत करना, वरना इस मटकी का जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। जो भी होगा वो सब चला जाएगा। जादुई मटका? अच्छा ठीक है माँ जी,
मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मटके का इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। और अभी आप चिंता मत कीजिए, आप तो अभी और लंबा जियोगे। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस जादुई मटके को जमीन से निकालो। फिर किशन वहाँ से बूढ़ी माँ के घर के पीछे जाता है और वहीं पर खुदाई करने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक मटका दिखता है। अरे ये तो वही चमत्कारी मटका है, माँ जी की बात बिल्कुल सच हो रही है। फिर किशन मटके को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे आ गए, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। आप ये मटका क्यों लेकर आए हो जी? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई मटका है। हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे वो चीज दुगनी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद राधिका एक शिमला मिर्च लेके आती है और उस मटके में डाल देती है कि तभी उस मटके में बहुत सारे शिमला मिर्च आ जाते हैं। दोनों ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान, तुमने, ये सच में एक जादुई मटका है। हम इसमें जो चीज डालेंगे वो दुगनी हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब किशन को जो कुछ भी चाहिए होता वो उस मटके में डाल देता और वही उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। किशन मटके को पाकर काफी खुश था। वो किशन ना ही उस मटके का कोई गलत इस्तेमाल करता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनो जी, मैंने आज मटके से बहुत सारे टमाटर निकाले हैं। आज से आप फल और सब्जियां बेचने का ही काम करोगे। तुम सही कहती हो राधिका, मुझे इस तरह जंगल में फूल तोड़ने और लकड़ियां काटने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे गांव के जंगल के वृक्ष भी सुरक्षित रहेंगे। फिर किशन टमाटर लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे राजेश भाई, तुम मेरे टमाटर लोगे? अरे किशन, लेकिन तुम तो जंगल से फूल तोड़कर लाया करते थे, तो आज टमाटर कैसे बेच रहे हो? अरे तुम एक व्यापारी हो तो तुम आम खाओ ना। गुठली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें लेना है तो लो, वरना मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम किसी और के पास क्यों जाओगे? तुम मुझे ही ये सारे टमाटर दे दो। फिर किशन राजेश को टमाटर दे देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और भाई राजेश, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो अच्छा हूँ मोहन भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जंगल में कोई खेत है जिस पर सब्जी उगे हो, जहाँ तुम और किशन फूल और लकड़ियाँ लेने जाते हो? अरे राजेश भाई, तुम क्या बोल रहे हो? अपने तरफ की जमीन पर कोई खेत नहीं है और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, किशन रोज मेरे पास सब्जी बेचने के लिए आता है, लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि वो सब्जी कहाँ से लेकर आता है तो उसने मुझे नहीं बताया और कहने लगा कि राजेश भाई, तुम आम खाओ, गुठलियों से तुम्हें क्या करना है? अच्छा तो ये बात है, वो इसीलिए कई दिनों से मुझे फूल और लकड़ियाँ लाने के लिए मना कर रहा है। वो मेरे साथ काफी दिनों से जंगल नहीं जा रहा है। तुम्हें पता है मोहन, जंगल वाली बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है। लगता है बूढ़ी माँ ने किशन को कोई खजाना दे दिया है, इसलिए वो शहर से सब्जी लाकर बेच रहा है। अरे क्या हुआ मोहन भाई, कौन सी सोच में डूब गए हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे कुछ काम याद आ गया, चलो मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर सारी बात मोहन अपनी पत्नी को बता देता है। आप सही कह रहे हो जी, मैं भी राधिका को देख रही हूँ। वो रोज नई नई साड़ियाँ पहन रही है। वो बूढ़ी माँ जरूर उनको खजाना देकर गई हैं। वो मेरा खजाना है, उस खजाने पर मेरा अधिकार है, क्योंकि उस बूढ़ी माँ की सेवा मैंने की थी। मैं आज रात ही सारी बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मोहन चुपचाप किशन के घर चला जाता है। वो खिड़की से सब देखने लगता है। सुनो भाग्यवान, आज ये बाजार से कई चीजें थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ, तो तुम अपने जादुई मटके में डालकर उनको दुगना कर लो, क्योंकि कल मैं गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं अभी सबको दुगुना कर देती हूँ। फिर राधिका जैसे ही मटकी में टमाटर डालती है तो वैसे ही टमाटर दुगने हो जाते हैं और ये सब बाहर से मोहन देख लेता है। कर लो बेटा, आज तुम्हें जो करना है। आज के बाद तुम्हारे पास ये मटका नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद जब राधिका और किशन सो जाते हैं तो मोहन चुपके से वो मटका चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। देखो देखो राधा, ले आया मैं जादुई मटका, तुम अब इसका कमाल देखो। फिर मोहन उस मटके में 100 रुपए का नोट डालता है तो वहाँ बहुत सारे नोट आ जाते हैं। अरे वाह, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे और अब तो किसी में भी अपन से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होगी और अब आपको
गधों की तरह जंगल में फूल और लकड़ियाँ लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब तो अपने सारे घर के गहनों से बहुत सारे गहने बना लेंगे। हाय रे, अब तो हम बहुत माला माल हो जाएंगे। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सब तो ठीक है राधा, अब तुम जल्दी से इस मटके को छुपा दो, अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे सुनिए जी, न जाने वो अपना जादुई मटका कहाँ चला गया, यही तो रखा था। ये सुनकर किशन वहाँ आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया? वो मटका तुमने तो यही रखा था ना? हाँ जी, मैंने यही रखा था, लेकिन अभी यहाँ नहीं है जी। हे भगवान, न जाने वो जादुई मटका यहाँ से कौन चुरा कर ले गया, लेकिन जो भी लेकर गया है बस वो चमत्कारी मटके का गलत इस्तेमाल ना करें। मटके की चोरी होने पर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और उधर मोहन और राधा खुश हो रहे थे। सुनो जी, जब तक हमारे पास बहुत सारा धन जमा नहीं हो जाता तब तक हम इस जादुई मटकी के बारे में किसी को नहीं पता लगने देंगे। हम इससे बहुत सारा धन जमा करेंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ किशन आ जाता है। मोहन आ जाओ, अपन जंगल में फूल और लकड़ियाँ लेने के लिए चले। अरे भाई, कैसी फूल और लकड़ियाँ? अब मुझे फूल और लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? अरे मैंने ये क्या कर दिया, कहीं इसको मेरे ऊपर शक न हो जाए। अरे अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों जरूरत नहीं होगी फूल और लकड़ियाँ लाने की? वही तो एक सहारा है। आखिर एक एक पैसा हमारे पास फूल और लकड़ियाँ बेचकर ही तो आता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ। ऐसा कह के मोहन घर के अंदर चला जाता है। आखिर इस मोहन ने ऐसा क्यों बोला कि अब उसे फूल और लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी मटका नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसने उस मटके को चुराया होगा तो ये जरूर उस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो मटका जमीन से निकालना ही नहीं चाहिए था। फिर किशन मोहन के घर के अंदर चला जाता है तो मोहन किशन को घर के अंदर देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे अरे किशन भाई, मैंने कहा ना मैं फूल और लकड़ियाँ लेने, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चले जाओ। अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसीलिए सोचा थोड़ा पानी पी लूं, फिर यहाँ से चलूं। जरा तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे? हाँ हाँ भाई, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर मोहन अंदर चला जाता है तो किशन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसका वो मटका दिखाई देता है। इसका मतलब इस मोहन ने ही मेरे घर से चमत्कारी मटके को चुराया है। तभी मोहन बोल रहा था कि इसे फूल और लकड़ियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, ये इस चमत्कारी मटके का जरूर गलत इस्तेमाल करेगा और इसके जादू में फंस जाएगा। मुझे इस मटके को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर किशन वहाँ से चला जाता है और रात होने पर मोहन के घर जाकर मटका वहाँ से चुरा लेता है। बूढ़ी माँ ने कहा था इस चमत्कारी मटके का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसे वापस वहीं जमीन में रख दूंगा, क्योंकि इंसान बहुत लालची है, हर इंसान इसका दुरुपयोग करेगा। फिर किशन उस मटके को वहाँ से ले जाता है और वापस वहीं गड्ढा करके जमीन में दफना देता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन उसके घर से मटके को गायब देखकर चौंक जाता है। अरे कहाँ गया वो मटका? आखिर कहाँ गया वो मटका? हे भगवान, मैंने वो मटका यही रखा था, आखिर कहाँ चला गया? हाय रे, ये क्या हो गया? अब हम और पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, अपन ने वैसे भी बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हैं, तो अपन उन्हीं को ही निकाल लेते हैं। तभी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि सारे पैसे राख हो गए। अरे ये क्या हो गया? अपन ने तो यहाँ बहुत सारे पैसे रखे थे, यहाँ तो केवल राख ही राख पड़ा है। लगता है उस मटके के यहाँ से जाते ही उसका सारा जादू भी खत्म हो गया, इसलिए ये सारे पैसे राख बन गए।